नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आस्था आहत होने लगी है, इसका मतलब है आफत आने वाली है। बेहतर है लिखने बोलने में सावधान रहें। प्राइम टाइम में हमें भी सही गलत छोड़कर राजा और रानी की कहानी का वाचन करना चाहिए। ध्यान रहे, कहानी में राजा और रानी भारत के बिल्कुल ना हो। भारत में आज भी कई लोग खुद को किसी राजा का वंशज मानते हैं, राजा और महाराजा कहलाते हैं। उनकी आस्था आहत हो गई तो संकट आ सकता है, जमानत रद्द हो सकती है। इसलिए मेरी मानिए तो राजा और रानी का चुनाव इंडोनेशिया से करें, माली से करें या रवांडा या ग्रीक कथाओं से करें। वहां के राजा की जाति और धर्म के समर्थकों या उनके वंशजों को पता ही नहीं चलेगा कि प्राइम टाइम में उनके राजा रानी की कहानी सुनाई गई है, वो भी हिंदी में। हम लोग गूगल ट्रांसलेशन डिसेबल करवा देंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि कहानी में खतरा नहीं होता है, लेकिन कहानी से खतरा हो सकता है। कहानी सुनाने से आप जेल जा सकते हैं, आप पर जानलेवा हमला हो सकता है, आप पर आरोप लग सकता है कि इस कहानी को सुनाकर दो समुदायों के बीच शत्रुता भड़काने की कोशिश की गई। इससे बचने का एक ही तरीका है कि कहानी में धर्म का जिक्र ही ना करें, उस धर्म का तो बिल्कुल ही नहीं जिसे मानने वाले इस धरती पर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। भले ही वो छुट्टी मनाने पहाड़ों पर चले गए हैं, लेकिन वे लौट कर आएंगे तो 2 साल पहले आपने जो कहानी सुनाई होगी उसमें से कुछ न कुछ निकाल लेंगे और ऐलान कर देंगे, हाँ, उनकी आस्था आहत हो गई है, अब चलो इसे जेल भेजो, जानलेवा हमले करो। कहानियां सुनाते वक्त कमरे की बत्ती बंद कर दीजिएगा, कान बिल्कुल बंद हो, केवल खुली आंखों से कहानी सुनिएगा। इसलिए मैं दुनिया के सभी लेखकों से आह्वान करता हूं कि वे अपनी कहानी में जिक्र करने के लिए एक नए धर्म की स्थापना करें। उस धर्म की सबसे बड़ी शर्त यह हो कि उसे कोई नहीं माने। अगर मानने वाला पैदा हो गया तो उसके साथ साथ आस्था भी पैदा हो जाएगी। आस्था आएगी तो आहत होने लग जाएगी। फिर आप अपनी कहानी में धर्म का जिक्र नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो पुलिस आएगी, जेल जाएंगे। ध्यान रहे, आस्था आहत के नाम पर पुलिस ही नहीं, हत्यारे भी आ सकते हैं। जब तक ऐसी कोई कहानी नहीं मिल जाती, जब तक आप किसी ऐसे धर्म की खोज नहीं कर लेते, मेरी मानिए तो धर्म की कहानी कहने के लिए ग्रीक देवी देवताओं की मदद लीजिए। ग्रीस के लोग वैसे ही आर्थिक संकट में फंसे हैं, उन्हें फुर्सत नहीं है कि प्राइम टाइम देखकर या कोई हिंदी फिल्म देखकर अपने देवी देवताओं को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आहत होते रहें। आप इन ग्रीक देवी देवताओं के बारे में जैसे चाहें वैसे दिखा सकते हैं, लिख और बोल सकते हैं। ज़्यूस, पोसाइडन, एफ्रोडाइटी, हिएरा, डिमीटर, अथीना, अपोलो, आर्टेमिस, हमीज, डायनाइसास, एरिस, ये सभी ग्रीक देवी देवता हैं। मैं गारंटी देता हूं कि देवी हिएरा और देवी अथीना किसी बात का बुरा नहीं मानेंगी। अगर कोई आहत हो भी गया तो वह थाने में इनके सही नाम तक नहीं लिखा पाएगा। पुलिस भी एफआईआर की कॉपी में सही नहीं लिख पाएगी। ज़्यूस देवता का नाम गन्ने का जूस लिख देगी। राजाओं में आप ऑगस्टस, टाइबेरियस, क्लॉडियस, कैलिगुला, जूलियस सीजर, डमीशन, कोमोडस की कहानी सुनाया कीजिए। इनकी जाति और धर्म को लेकर कोई भी सड़क पर नहीं आएगा, ना ही बसें जलाई जाएंगी। इन्हें कुछ भी बोलिए, किसी की मूंछ और पूंछ में आग नहीं लगेगी। वैसे तो चंगेज खान, कुबलाई खान और तोलोई खान की कहानी शानदार है, मगर ये लोग मंगोलिया के हैं, तो इनकी बहादुरी के किस्से छोड़ दीजिए। कोई इन्हें मुगल सराय का समझकर आप पर अपनी बहादुरी आजमा सकता है। चाहे तो आप फ्रेंच राजा लुई 16 और महारानी मेरी अंतवानेट की कहानी सुना सकते हैं। कम से कम ब्रेड, केक, पेस्ट्री का तो ध्यान आएगा और फ्रेंच बेकरी की खुशबू नाक से होते हुए कानों से बाहर आने लगेगी। जापानी राजा ओकीको, कोतोहितो, तोमिहितो, गोतोबा, इन सब के बारे में जो बोलना है बोलिए। पटना में बोलना है या पालीगंज में बोलना है बोलिए, किसी जापानी को फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे भी जापान की मुद्रा येन 24 साल में सबसे नीचे है। जापान की जनता महंगाई से परेशान है, कहां वो हिंदी में प्राइम टाइम देखेगी।
आने वाले दिनों में धर्म को लेकर बहुत से मुद्दे खड़े किए जाएंगे। आज जितने हो रहे हैं उससे भी ज्यादा। हर दूसरा आदमी अपनी आहत आस्था को लेकर अस्पताल की जगह अदालत जा रहा होगा। अगर आपको यहां की कहानी सुनाने से खतरा लगता है तो आप वहां की कहानी सुनाइए। खतरे बढ़ गए हैं, इसका मतलब यह नहीं कि कहानियां घट गई हैं। भारत की राजनीति में परिवारवाद का खूब जोर चल रहा है। इसे राजनीति का सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। पत्रकार वेद प्रताप वैदिक ने लिखा है कि दुनिया के कई तानाशाह परिवार की विरासत से नहीं आए थे, वही जैसे कि हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन वगैरह वगैरह। बेसिकली आपका ध्यान बड़े खतरों पर ना जाए और छोटे खतरों में ही उलझा रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप परिवारवाद को बड़ा खतरा मानते रहें और पैसावाद की तरफ ना देखें। राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए इतना पैसा कौन दे रहा है यह सवाल ना पूछें। आप इसी से मतलब रखें कि सैकड़ों और हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड किसी एक दल को कैसे मिल रहे हैं, किसने इतने पैसे दिए हैं। अगर पूछेंगे तो जनता आपको पत्रकार समझ सकती है और जेल भिजवा सकती है। कल तक जो पब्लिक दल के हिसाब से सच सुनने लगी थी, आज वो धर्म के हिसाब से सुनने लगी है। वो देखना चाहती है कि कोई पत्रकार धर्म को लेकर क्या स्टैंड ले रहा है। उसे अब सरकार से सवाल और सच नहीं चाहिए। ज्यादा बताएंगे तो पब्लिक ही घेर लेगी। इसी संदर्भ में हम आपको एक एनिमेशन दिखाना चाहते हैं। रोहित चश्मे से बने इस एनिमेशन में पब्लिक ही पुलिस लेकर आ गई है कि शहर में सच बताने वाला एक पत्रकार आ गया है, बच गया है, उसे जेल भेजो। भारत में खबरों की कमी नहीं है, लेकिन खबरों को बताने वाले कम हो गए हैं। इसलिए भी हम यह एनिमेशन दिखा रहे हैं ताकि हमारी खबरों से पब्लिक नाराज ना हो और साथ का साथ प्राइम टाइम का पन्ना भी भर जाए। बचाओ बचाओ। ओए ओए, कौन हो? कहां भागी जा रहे हो? मैं पब्लिक हूँ, मैं सच से भाग रहा हूँ। कौन कमबख्त तुम्हें सच बता रहा है? बोल। यही पत्रकार जो मेरे पीछे आ रहा है। सुनो मेरे भाई, तुम सच से मत भागो, सच को जानो। भागो यहाँ से, मैं झूठ का हो गया हूँ। झूठ जानने के लिए 10 रुपए का अखबार खरीदता हूँ, काम छोड़कर न्यूज चैनल देखता हूँ। मुझे कोई सच नहीं बता सकता, मैं सच नहीं जानूंगा। कैसी पब्लिक हो यार, सच नहीं जानना चाहते? पुलिस, इसे जेल में डालो। इन्हीं लोगों के चलते आज सच बचा हुआ है, जेल में डालो। अरे सीधी बात करना, तुम्हें सच क्यों नहीं चाहिए? कितनी बार बोलूं, हमें सच नहीं चाहिए, हमें झूठ की लत लग गई है। सच से घर नहीं चलता है। जितने लोगों ने सच बताने की कोशिश की जेल में हैं। इसका मतलब खोट सच में ही है। झूठ बोलने वालों की मस्ती देखो, वो आजाद हैं। मेरी आजादी पर हमला कर रहा है ये पत्रकार, इसे सच बताने से रोको, जेल में डालो। एनिमेशन की कहानी बारबाडोस की है, लेकिन एनिमेशन के कैरेक्टर किसी और देश से मिलते जुलते हैं। इस एक कमी के लिए आप मुझे माफ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज खबरें कम हैं, लेकिन खबरों को बताना खतरों से खेलना हो गया है। अगर गहराई से घबराहट है तो मत ही झांकिए। आपके पास जो भी खबर है इस कुएं में दफन कर दीजिए। $1.79 से अधिक का हो जाए तो होने दीजिए, इस खबर को कुएं में डालिए। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि गैस सिलेंडर 50 रुपया महंगा हो गया और दिल्ली में दाम 1053 रुपया हो गया है। बार बार बताने से जनता भड़क सकती है। बेरोजगारी की दर 7.8% हो गई है। 1,30,00,000 रोजगार के अवसर कम हो गए। क्यों बार बार बताना, क्यों सबको बताना कि बहुत सारे स्टार्टअप स्टार्ट होते ही फेल कर रहे हैं और 12,000 की नौकरियां जा चुकी हैं। ठीक है कि अखबारों के भीतर के पन्नों पर ऐसी खबरें छपी हैं, लेकिन इसे पढ़कर आप कुएं में डाल दीजिए। कुछ साल बाद इस खबर को उठाकर पढ़िएगा जो आज के टेलीग्राफ में छपी है, जो कल के इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी। कर्नाटक हाईकोर्ट के जज ने खुली अदालत में कहा है कि एंटी करप्शन ब्यूरो के एक मामले की सुनवाई के बाद उन्हें परोक्ष रूप से धमकी दी गई कि तबादला कर दिया जाएगा। इस खबर के मुताबिक जस्टिस HP संदेश ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि आपके ADGP ब्रैकेट में लिखा है सीमांत कुमार सिंह, लगता है कि काफी पावरफुल हैं। किसी ने हमारे एक जज से कहा है और उन जज साहब ने मुझे बताया है कि वह एक जज के तबादले का उदाहरण दे रहा था। मुझे उन जज का नाम लेने में कोई डर नहीं,
मैं जज की अपनी कुर्सी दांव पर लगाकर भी न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा करूंगा। यह नहीं होना चाहिए, मैं इसे रिकॉर्ड पर रखूंगा। इस खबर को टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस, स्क्रोल, हिंदुस्तान टाइम्स कईयों ने छापा। न जाने ऐसी कितनी खबरें सेफ रहने के लिए कुएं में छोड़ दी गई होंगी, छपी भी नहीं होंगी। कौन है जो हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफर कराने की धमकी दे सकता है? मुझे डर है कहीं वो प्राइम टाइम तो नहीं देखने लगा है। ऐसे पावरफुल लोगों से बचने की सलाह हमें भी लोग देते रहते हैं। इसी कारण हमने प्राइम टाइम में कहानी शुरू कर दी है। हम खबरों का जिक्र भी इस तरह से करेंगे कि लगे कि खबर पाताल लोक के स्मार्ट सिटी की है। इसका संबंध भारत के किसी भी प्रदेश से नहीं है। अमर उजाला की इस खबर की हेडलाइन प्रेरित करती है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 133 करोड़ भारतीय हर बाधा से कह रहे हैं कि दम है तो हमें रोको। सरकार ने सीनियर सिटीजन की सब्सिडी रोकी तो सीनियर सिटीजन ने 2 साल में 1500 करोड़ रुपए के रेल टिकट खरीद कर दिखा दिए। उनमें कितना दम है, यह आरटीआई की सूचना है। अस्पतालों में 5000 से अधिक के कमरे पर 5% जीएसटी लगेगी। इसे सुनकर मिडिल क्लास भी कहने लगेगा कि दम है तो रोको हमें, हम 5000 क्या कुछ भी देने को तैयार हैं। दम है तो दही, लस्सी, पनीर के अलावा जलेबी, भुट्टा, हवा और पानी सब पर जीएसटी लग जाए, हम देकर दिखा देंगे। अगर गैस का कनेक्शन कॉस्ट 1450 रुपए से बढ़कर 2200 हो जाए, सिक्योरिटी 2900 से बढ़कर 4400 हो जाए तो और बढ़ जाए, लोग देकर दिखा देंगे। ये सब अब बाधाएं हैं तो हैं। वरुण गांधी ट्वीट करते हैं तो करने दो, हम में दम है, हम देकर दिखा देंगे। प्रियंका गांधी कहती हैं तो कहती रहें। राजनीति होगी तो धर्म और आस्था की। बेरोजगारी और महंगाई की राजनीतिक कहानी समाप्त हो चुकी है, मगर जो कहानियां बची हैं वो तो हम सुना ही सकते हैं। प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब तो आपने पढ़ी होगी। बड़े भाई साहब का यह प्रसंग इसलिए चुना क्योंकि इसमें सारे नाम वहां के हैं, यहां के नहीं। इसे सुनाने और सुनने से किसी की आस्था आहत नहीं होगी। इस कहानी के बड़े भाई साहब को आप साहब से कंफ्यूज ना करें। कहानी में बड़े भाई साहब फेल हो जाते हैं, लेकिन आप इसे साहब के फेल हो जाने से कंफ्यूज ना करें। ध्यान रहे, यह प्रसंग साहब से संबंधित नहीं है, बड़े भाई साहब से है। तो प्रेमचंद की कहानी में बड़े भाई साहब छोटे भाई साहब से कहते हैं, मेरे फेल होने पर ना जाओ, मेरे दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा। जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं। 8 हेनरी ही गुजरे हैं। कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या यह याद कर लेना आसान समझते हो? हेनरी 7वें की जगह हेनरी 8वां लिखा और सब नंबर गायब। सफाचट, सिफर भी ना मिलेगा, सिफर भी हो किस ख्याल में। दर्जनों तो जेम्स हुए हैं, दर्जनों विलियम, कौड़ियों चार्ल्स। दिमाग चक्कर खाने लगता है, आंधी रोग हो जाता है। इन अभागों को नाम भी ना जुड़ते थे। एक ही नाम के पीछे 2 यम, सोयम, चहारुम, पंजुम लगाते चले गए। मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता। अंतिम पंक्ति ठीक से सुनी है ना आपने? नाम 10 लाख बताने की बात हो रही है, खाते में 15 लाख भेजने की नहीं। हर कोई मुझसे क्यों कहता है कि सेफ रहना चाहिए, संभल कर लिखना चाहिए, मतलब लिखना ही नहीं चाहिए। तो हमने सोचा कि गमे रोजगार की खातिर प्रयोग करते हैं। क्या ऐसा किया जाए कि कई हफ्तों तक के लिए प्राइम टाइम में घटनाओं और खबरों का विश्लेषण ही बंद कर दिया जाए। वैसे ऐसा करने के लिए हमारे पास ना तो पर्याप्त संसाधन है, ना ही कल्पनाओं में क्षमता। वाकई योग्यता की घोर कमी है। इसलिए कुछ कुछ खबरें तो रखनी ही पड़ेंगी, लेकिन उन घटनाओं के विश्लेषण से दूर ही रहा जाए जिनसे सेफ रहने के लिए कहा जाता है। जब समाज के भीतर बड़े हिस्से में बुजदिली भर जाए और बुजदिल शातिर हो जाएं तो बहादुरी से नहीं, अकल से काम लेना चाहिए। काम ही नहीं करना चाहिए। सच बताने के लिए जंगल जाना चाहिए। ये कैंची देख रहे हैं ना, बाल काटने से पहले उंगलियों में फंसाकर कतरने के लिए तैयार की जा रही है। कहानी उस राजा की है जिसके सर पर सींगें उगाई थी। किसी को पता ना चले तो राजा ने बाल कटाने बंद कर दिए, तो बाल झाड़ियों की तरह ऊंचे हो गए। काटने वाले को बुलाया गया तो चौंक गया। राजा से बोला, महाराज आपके सिर पर तो सींगे हैं। राजा ने कहा, खबरदार, किसी को यह सच बताया तो गर्दन काट ली जाएगी। उसने भी कहा, विद्या कसम हुजूर, नहीं बताएंगे।
मगर उसके पेट में बात नहीं पची। मचलने लगा कि इस सच को कैसे बता दें तो गर्दन कट जाए। एक दिन बाल काटने वाला छुट्टी पर चला गया। इन पेड़ों को देखकर उसका जी मचलने लगा कि जंगल में कौन सुनेगा, इन्हें ही बता देते हैं। बाल काटने वाला एक पेड़ के पास गया और बोला, अरे सुनते हो, हमारे राजा के सिर पर सींगे हैं। अब पेड़ों के मन में हलचल शुरू हो गई, पर वो बताएं तो किससे। पेड़ जो ठहरे, एक दिन जंगल कट गए। उसी शीशम की लकड़ी से एक सारंगी बनाई गई। जब एक फकीर ने, इस फकीर ने नहीं, उस फकीर ने सारंगी बजाई तो आवाजें आने लगी। आ आ आ आ आ आ राजा के सिर पर सींग है। आ आ आ आ आ आ राजा के सिर पर सींग है। इस तरह से सच सामने आ गया। बस सच के सामने आने के लिए पूरा जंगल कट गया, पेड़ कट गए। अगर आपके पास खबर है तो अखबारों के पास मत जाइए, जंगलों में जाइए, पेड़ों को सुनाइए। पता नहीं कब कोई ट्विटर पर गिरफ्तारी का अभियान चला दे और अरेस्ट हो जाएं। आज हम एक महापुरुष के संदेश से प्रेरित होकर प्राइम टाइम को एक ऐसे कॉस्मिक टाइम जोन में ले गए हैं जहां गवर्नमेंट और ग्रेविटी का फोर्स काम ही नहीं करता है, जहां कोई भी मन की शक्ति से मॉलिक्यूल के एटॉमिक स्ट्रक्चर को बदल सकता है। आर्थिक संकट और बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ ऐसी घटनाएं और बढ़ेंगी, आस्थाएं आहत होंगी और लोग अपना विवेक खो देंगे, बदहवास हो जाएंगे, चेतावनियों पर यकीन नहीं करेंगे। इस माहौल में दो चार बचे हुए पत्रकारों का हाल कैसेंड्रा की तरह हो जाएगा, हो ही गया है। वे खोजी खबरें करते हैं मगर कोई पढ़ता नहीं, फॉरवर्ड करते रहते हैं, कोई पढ़ता नहीं। कैसेंड्रा ट्रॉय की राजकुमारी थी, प्रायम और हक्यूवा की बेटी। तब वहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम का अभियान लॉन्च नहीं हुआ था। कैसेंड्रा की खूबसूरती के सभी दीवाने थे। ग्रीक देवता अपोलो को कैसेंड्रा से प्यार हो गया। प्यार में अपोलो ने कैसेंड्रा को भविष्य देखने की शक्ति का वरदान दे दिया। कैसेंड्रा ग्रीस से थी, इसलिए इसके प्रमाण हैं कि वह प्राइम टाइम नहीं देखती है। एक दिन कैसेंड्रा ने अपोलो के प्यार को ठुकरा दिया। गुस्से में आकर अपोलो ने कैसेंड्रा को अभिशाप दे दिया कि तुम्हारी भविष्यवाणियों पर कोई यकीन नहीं करेगा। हुआ भी यही। कैसेंड्रा ने भविष्यवाणी की थी कि ट्रॉय का साम्राज्य युद्ध में तबाह हो जाएगा। यही हुआ। कैसेंड्रा को पहले ही इल्म हो गया था कि ग्रीक लोग ट्रॉय को बर्बाद कर देंगे। ग्रीक सिपाही लकड़ी के बड़े से घोड़े में छिपकर ट्रॉय में आ गए और ट्रॉय को तबाह कर दिया। ठीक ऐसा ही हुआ है। धर्म के नाम के बने लकड़ी के घोड़े में छिपकर बहुत से नफरती पत्रकार गोदी मीडिया में आ गए हैं। पहले मीडिया को बर्बाद कर दिया, फिर समाज को तबाह कर दिया। कैसेंड्रा ने मना किया था कि लकड़ी के इस घोड़े को ट्रॉय शहर के अंदर ना लाएं, इसमें ग्रीक सिपाही छिपे हुए हैं। किसी ने उसकी बात नहीं मानी और घोड़े को शहर के अंदर ले आए। ट्रोजन हॉर्स की कहानी से किसी की आस्था आहत नहीं होगी। अपोलो के नाम से टायर बनाइए या अस्पताल लगाइए, किसी को ठेस नहीं पहुंचने वाली है। कैसेंड्रा को ही लोगों ने पागल करार दे दिया। उसके अपने रिश्तेदार ही कैसेंड्रा के खिलाफ हो गए। कई जगहों पर कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस HP संदेश की मौखिक टिप्पणी छपी है। जज कहते हैं, मेरा कोई निजी हित नहीं है, मैं डरा हुआ नहीं हूं। जज बनने के बाद मैंने 1 इंच जमीन नहीं खरीदी है। ऐसे जज का होना कितनी राहत की बात है। मुझे यकीन है आप भी इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन करोड़पति होते ही भारत छोड़कर जाने की तैयारी जरूर करेंगे। कोई 8000 उन करोड़पतियों को रोक क्यों नहीं लेता जो भारत छोड़कर जाने की तैयारी में हैं? क्या आपको नहीं लगता कि यही वो समय है कि हम कहानियों के जंगल में खो जाएं? दिक्कत है कि खतरा तो जंगलों को भी है। जंगल ही कट जाएंगे तब क्या करेंगे? ऑल्ट न्यूज को रेजर पे नाम के प्लेटफॉर्म से चंदा मिलता था। स्क्रोल में खबर छपी है कि ऑल्ट न्यूज ने आरोप लगाया है कि उसे बिना बताए रेजर पे नाम के प्लेटफॉर्म ने पुलिस को कथित रूप से डोनर का डेटा दे दिया है। रेजर पे का कहना है कि कानून के हिसाब से ही कदम उठाए गए हैं। जिन लोगों ने चंदा दिया है वो इस खबर से चिंतित हैं कि क्या उनकी जानकारी पुलिस के पास होगी, पुलिस उसका क्या मतलब निकालेगी। अमेरिका का एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है पेपाल। 2018 की खबर है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म से लेन देन करने वालों का डेटा 600 कंपनियों को थमा दिया। इसी साल मई की खबर है कि कंसोर्टियम न्यूज
यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका की नीतियों के खिलाफ लिखने लगा। पेपाल ने इसका खाता ही बंद कर दिया। वर्ल्ड सोशलिस्ट वेबसाइट पर खबर छपी है। इसी तरह मिंट प्रेस की संपादक एम एडले ने ट्वीट किया कि पेपाल ने उनके खाते बंद कर दिए हैं। यह एक तरह की सेंसरशिप है। राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सैकड़ों करोड़ों का चंदा कौन दे रहा है आप नहीं जान सकते, लेकिन रेजर पे और पेपाल से आप किसी को चंदा देंगे तो जांच हो जाएगी। कानून को किससे ज्यादा खतरा है, इस पर बहस हो। मध्य प्रदेश में तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर हुई है। देवी काली पर उनकी टिप्पणी को लेकर विवाद हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने उनके बयान से किनारा कर लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि महुआ मोइत्रा के बयान से हिंदू धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। हिंदू देवी देवताओं का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने ट्वीट किया है कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां कोई भी धर्म के किसी भी पहलू के बारे में पब्लिक में नहीं बोल सकता। कोई ना कोई दावा कर ही देगा कि उसकी आस्था आहत हो गई है। यह साफ है कि महुआ मोइत्रा किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी। मैं सभी से अपील करता हूं कि थोड़े नरम बनिए। धर्म के मामले को किसी व्यक्ति के निजी दायरे तक ही सीमित रहने दीजिए। अच्छी बातों का जमाना चला गया है। जल्दी ही ऐसे दिन आएंगे जब आस्था को मानने वालों से ज्यादा उस आस्था के नाम पर आहत होने वाले हो जाएंगे। अमरावती की घटना की जांच एनआईए कर रही है। अनुराग द्वारी अमरावती में है। अमरावती में केमिस्ट उमेश कोल्हे की हत्या के मामले में एनआईए अब पीएफआई के सदस्यों से पूछताछ कर रही है। उसके रेडार पर रहबर संस्था के भी कुछ और लोग हैं। उधर अमरावती पुलिस ने उस थ्योरी को नकारा है कि हत्याकांड और नुपुर शर्मा के बयान के रिश्ते को उसने दबाया। पुलिस कमिश्नर ने एनडीटीवी से कहा है कि राज्य पुलिस ने ही जून के आखिरी हफ्ते में एनआईए को पूरी जानकारी दी। इस तफ्तीश में एक और नाम की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पीड़ित परिवार को भी इस पर यकीन नहीं है। वो नाम है उमेश कोल्हे के दोस्त डॉक्टर यूसुफ खान का। ये तस्वीर सुहेल नदवी की है। ये शख्स अमरावती में पीएफआई का अध्यक्ष है। उमेश कोल्हे हत्याकांड में एनआईए ने मंगलवार को इसके दरवाजे पर दस्तक दी। अमरावती में जो पीएफआई है उसके जिला अध्यक्ष सुहेल नदवी का ये घर है। इस गली में आखिरी जहां पर आप पीले रंग की एक पन्नी देख सकते हैं, ये उनका घर है। और खबर आ रही है कि सुबह 7 बजे के आसपास एनआईए की टीम आई थी और इनके सुहेल नदवी को उठाकर ये पास में नागपुर गेट पुलिस स्टेशन है वहां पर ले जाया गया और वहां सुबह से उनकी पूछताछ हो रही है। सुबह 7 साढ़े 7 बजे हमारे घर में एनआईए की टीम आई थी अजीत कदम के साथ। 5 गाड़ियाँ थी 4 व्हीलर, उसमें एनआईए की पूरी टीम थी। 7 साढ़े 7 बजे बगैर इन्फॉर्मेशन के वो लोग आए थे। उसके बाद में जो है हमारे घर को पूरा सर्च किया उन्होंने, एक एक चीज़ को चेकिंग किया और हमारे घर से सिर्फ आधार कार्ड की और हमारे इलेक्शन कार्ड की फ़ोटो लेके गए। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेके। अमरावती पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी करके कहा है कि जिन लोगों को धमकी मिल रही है वो पुलिस को शिकायत दे सकते हैं। वो खुद से संज्ञान लेकर भी मामले की जांच करेगी। हम सुओ मोटो तो जा ही रहे हैं, क्योंकि लोग आए ना आए, हमें शहर में शांति का माहौल कायम रखना है और इस तरह से कोई भी अगर थ्रेट देगा तो ये गलत है और हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम सुओ मोटो कर रहे हैं। फिर भी अगर पब्लिक को हमें कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो हमने अपना एक टोल फ्री नंबर, एक व्हाट्सएप नंबर पब्लिक को दिया है और इनकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। इसके अलावा एक हमारे पास पहले एक थ्रेट कॉल की रिटन कंप्लेन आई है, उस पर हमने कुछ लोगों को राउंड ऑफ किया है। बहरहाल इन सब के बीच मृतक उमेश कोल्हे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी एनडीटीवी को मिली है, जिससे पता लगा है कि कैसे हत्यारों ने गर्दन के बाएं हिस्से पर इतनी तेजी से वार किया कि शरीर की कई नसें कट गई। चाकू से रीढ़ तक गहरा घाव हो गया। उधर गिरफ्तारी में एक नाम की भूमिका पर भी सवाल हैं। परिजनों के अलावा पीड़ित परिवार और पुलिस भी उसे सीमित मान रही है। डॉक्टर यूसुफ खान, मेरे शौहर जो है डॉक्टर साहब, तो वो वेटरनरी डॉक्टर है और ये उमेश भाई का मेडिकल स्टोर है एनिमल्स के मेडिसिन का, तो हमेशा वो वहाँ से मेडिसिन लेते थे। और उनके जो दोस्त आने वाले हैं अदर डॉक्टर्स, वो भी वहीं से लेते थे। तो इस तरह से उनका रिलेशन उनसे उमेश भाई से कम 15 सालों से।
और उमेश भाई इतने अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने अपने दोस्त भी तो अच्छे ही चुने होंगे ना, डॉक्टर साहब के अंदर अच्छाई देखी होंगी, तभी तो उनकी फ्रेंडशिप 15 साल से थी ना। उनके फ्यूनरल में भी गए थे, उनके परिवार वाले कह रहे हमसे जिस बात दिन भी की। हमको पता चला कि ऐसा हुआ है करके, उनके डेथ वगैरह हुई है करके, इनके साथ ऐसा हो गया, तो इतना रोए उन्होंने घर पर आकर। और दूसरे दिन उनके मैयत में भी गए, उनके फैमिली वालों से ही मिले कि ऐसा कैसा ये हो गया करके। घर में 3-4 दिन तक खाना नहीं खाया उन्होंने, और यहाँ तक कि क्यों बीमार हो गए थे तो मुझे इनामदार डॉक्टर के पास जाकर उनको सलाइन वगैरह भी लगाने पड़ा था कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा कैसा हो गया करके। वो सदस्य जो है वो हमारे पहले तो बिजनेस टर्म्स थे। डॉक्टर यूसुफ नाम जी, बताया। डॉक्टर का तो ऐसा था, यूसुफ जी का ऐसा था कि वो भी भैया के अच्छे दोस्त भी थे। क्योंकि क्या होता है बिजनेस में, अगर आप बार बार मिल रहे हैं, रोज मिलना जुलना हो रहा है और ये हो रहा है, तो अपने आप एक अच्छा रिलेशन भी हो जाता है। तो Terms रहे हाँ तो टर्म्स जानते रहे हैं। हैं तो फॉरवर्ड किए होंगे मैसेज, ये सब किसी और को और हो सकता है, किसी और ने वो सब ये किया हो, या इन्होंने भी किसी को किया हो, तो अभी बोलना बहुत मुश्किल है। उधर इस मामले में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर आरती सिंह ने अमरावती सांसद नवनीत राणा की सियासी थ्योरी को तथ्यों से नकार दिया। कहा उन्होंने ही एनआईए को जानकारी दी, जानकारी छिपाई नहीं। मैं कंटिन्यूसली डे 1 से हमारे सीनियर्स को ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही थी, और जो हमने एनआईए को रिपोर्ट भेजी जिस पर से एनआईए की टीम आई है, उसमें भी हमने फाइनली यही लिखा है कि इसमें और कोई कॉज नहीं नजर आता, और सिर्फ यही एक कॉज सबसे स्ट्रांग हमें लग रहा है कि नुपुर शर्मा की पोस्ट को सपोर्ट किया और इसलिए मर्डर हुआ। और उसके बाद एनआईए की टीम आई, तो ये कहना कि एनआईए की टीम के आने के बाद हमने मीडिया को बताया, यह सरासर गलत है। हमने हमारी रिपोर्ट शायद 27 से 28 हाँ ऐसे ही कुछ गई है हमारी रिपोर्ट, और उसके बाद एनआईए की टीम यहाँ पर आई है। तो उसके पहले ही वी हैड अरेस्टेड 6 एक्यूज्ड। अमरावती की पुलिस कमिश्नर का साफ कहना है कि इन्होंने ही जो अपने डीजीपी दफ्तर और वहां से एनआईए को बताया गया इस पूरे मामले के बारे में, और तब एनआईए इन्होंने किसी मामले को दबाने की कोई कोशिश नहीं की। अमरावती से कैमरा पर्सन रिजवान खान और अपने सहयोगी संजय शेंडे के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। आहत होने वाले ऐसे लोगों से सावधान रहिए, नजर रखिए। कन्हैया लाल और उमेश कोल्हे की हत्या का असर बहुत गहरा है। अमरावती के हत्यारे ने 7 लोगों को हत्या का आरोपी बना दिया। क्या इससे आस्था का भला हो गया? सहारनपुर में इसके नाम पर कई लोग बिना सबूत के हफ्तों में जेल में रहे। उन पर मुकदमे की तमाम धाराएं लाद दी गई। हिंदू और मुसलमान का यह झगड़ा बंद हो, लेकिन कोई यह बात सुनने के लिए तैयार नहीं। सब पहले वो का हिसाब चाहते हैं। महंगाई से लोगों का जीवन त्रस्त है, इसे लेकर कोई आहत नहीं। क्या वाकई गैस का चूल्हा छोड़कर लकड़ी का चूल्हा फूंकने वालों के बीच महंगाई मुद्दा नहीं है? गैस के दाम कितने भी बढ़ जाएं, धर्म और आस्था को लेकर ही लोग आहत हैं। लाखों लोगों ने गैस के सिलेंडर भराने बंद कर दिए। सिलेंडर खरीदना उनके बस की बात नहीं रही। 600 का सिलेंडर 1100 तक का मिलने लगा है। सूचना के अधिकार के तहत नीमच के चंद्रशेखर गौड़ ने जो आंकड़े जुटाए वो बताते हैं कि बीते वित्त वर्ष में पूरे साल भर में घरेलू गैस का एक भी सिलेंडर नहीं भराने वाले कनेक्शन धारकों की संख्या करीब 3,59,00,000 और साल भर में मात्र एक सिलेंडर भराने वाले धारकों की संख्या करीब 1,20,00,000 हो गई। करीब 3.5 करोड़ लोग सिलेंडर नहीं भरा पा रहे हैं। इसे लेकर कोई भी आहत नहीं है। मैं इस वक्त आरके पुरम के एकता विहार कॉलोनी में हूँ। यह घर उमेश और सीतू का है। सीतू एक गृहिणी है जो यहाँ पर कई साल से रह रही हैं। सीतू, ये एलपीजी सिलेंडर जिस तरह से महंगा हुआ है, आपके किचन के बजट पर कितना असर पड़ा है? बहुत पड़ा है सर, इतना पड़ा है कि क्या कमाएं, क्या बच्चों को खिलाएं। और ये सिलेंडर, सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं, हर बात में महंगाई है, बहुत महंगाई है। बहुत महंगाई हो गई? बहुत महंगाई हो गई सर, हर चीज़ में। बच्चों को खिलाएं कि हम खाएं कि घर का खर्चा करें, क्या करें सर? मुश्किल हो रहा है किचन बजट? मुश्किल हो रहा है। सिलेंडर में पैसे बढ़ते जाते हैं हर महीने कभी कुछ कभी कुछ। अब बताइए क्या करें? बहुत मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल है। और मेरे साथ उमेश भी हैं जो सीतू के पति हैं। उमेश, जिस तरह से एलपीजी की कीमतें बढ़ी हैं, इस साल मैं देख रहा था 4थी बार कीमतें बढ़ाई गई हैं, उससे आपके जैसे जो लोग हैं एकता विहार कॉलोनी में, उन पर कितना असर पड़ा? सर, सभी पे दिक्कत है इसकी वजह से, पैसे बढ़ाने से।
जब नॉर्मल था जब सही था सर। अब हर महीने पैसे बढ़ रहा है सर, तनख्वाह का कोई रूल नहीं है पैसों का। इन चीज़ों पे हर महीने पैसा बढ़ रहा है, कभी 6 महीने में, कभी साल में, कभी 1 महीने में बढ़ा दे रही है सरकार। कहाँ तक सर करेंगे, इतनी महंगाई रहेगी तो आपको लगता है कि ये कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए इस समय? बढ़ानी चाहिए सर, और कम कर देना चाहिए। जिस रेट में पहले था उस रेट में हम नॉर्मल से खरीद भी पा रहे थे और अपना घर का खर्च भी चला पा रहे थे जैसे चल रहा था सर। जी, तो तेल कंपनियों को इसके बारे में सोचना चाहिए। जी सर, कीमतें घटाने की कीमतें घटानी चाहिए सर। हम जैसे गरीब आदमी कहाँ जाएंगे सर? 1000, 1200, 1500, 12-15 हज़ार की नौकरी है सर। घर का खर्च भी है, फिर गैस भराएंगे, घर का खर्चा है, बाहर का खर्चा है सर, हर चीज़ है। आपका किचन बजट पर कितना असर पड़ा है? मैं आंकड़े देख रहा था, करीब 200 से ज़्यादा रुपए महंगा हुआ है एक साल। हाँ जी, हमारा देखो हद से ज़्यादा महंगाई हो गई है, ना ही हम सैलरी से कुछ बचता है, क्योंकि महंगाई इतनी है तो बच्चे पढ़ाएंगे कैसे हम बच्चों को? क्योंकि सिलेंडर इतना महंगा है तो फिर हम आगे चल कर करेंगे क्या, जब सिलेंडर इतना महंगा मिल रहा है तो आप क्या चाहते हैं तेल कंपनियों तो से? क्या हम ये चाहते हैं कि सिलेंडर सिलेंडर कम करा जाए, सस्ता करा जाए, और जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए, जो हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें, किसी चीज़ में अपने बच्चों में वेस्ट जो पैसा हमारा इन चीज़ों में जा रहा है हम अपने बच्चों के साथ लगा सकें। माहौल ऐसा है कि कुछ भी बोलना खतरनाक हो गया है, इसलिए मैंने ग्रीक देवी देवताओं की कहानी सुनाई ताकि सेफ रहूं। एक इस्तीफा पत्र पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने लिखा है कि मैं पक्के तौर पर मानता हूं कि जनता सच सुनने के लिए तैयार है। हमारी जनता को मालूम है कि अगर कोई चीज सच से भी ज्यादा अच्छी है तो वह सच नहीं है। जनता को जानना चाहिए कि सुंदर भविष्य के रास्ते हैं, लेकिन वो आसान रास्ता नहीं है। अगले सप्ताह के भाषण की तैयारी के समय लग गया कि हमारे नजरिए में बहुत बुनियादी अंतर आ चुका है। यह पत्र ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को लिखा गया था। वित्त मंत्री और उनके बाद ब्रिटेन के स्वास्थ्य सचिव ने इस्तीफा दे दिया। इन मंत्रियों ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की कार्यशैली पर सवाल उठाए। वित्त मंत्री ने अपने इस्तीफे में कितनी सुंदर बात लिखी है कि मैं पक्के तौर पर मानता हूं कि जनता सच सुनने के लिए तैयार है, जबकि मैं पक्के तौर पर नहीं मानता हूं कि जनता सच सुनने के लिए तैयार है। बचाओ बचाओ! ओए ओए, कौन हो? कहां भागी जा रहे हो? मैं पब्लिक हूँ, मैं सच से भाग रहा हूँ। कौन कमबख्त तुम्हें सच बता रहा है? बोल। यही पत्रकार जो मेरे पीछे आ रहा है। सुनो मेरे भाई, तुम सच से मत भागो, सच को जानो। भागो यहाँ से, मैं झूठ का हो गया हूँ। झूठ जानने के लिए 10 रुपए का अखबार खरीदता हूँ, काम छोड़कर न्यूज चैनल देखता हूँ। मुझे कोई सच नहीं बता सकता, मैं सच नहीं जानूंगा। कैसी पब्लिक हो यार, सच नहीं जानना चाहते? पुलिस, इसे जेल में डालो। इन्हीं लोगों के चलते आज सच बचा हुआ है, जेल में डालो। अरे सीधी बात करना, तुम्हें सच क्यों नहीं चाहिए? कितनी बार बोलूं, हमें सच नहीं चाहिए, हमें झूठ की लत लग गई है। सच से घर नहीं चलता है। जितने लोगों ने सच बताने की कोशिश की जेल में हैं। इसका मतलब खोट सच में ही है। झूठ बोलने वालों की मस्ती देखो, वो आजाद हैं। मेरी आजादी पर हमला कर रहा है ये पत्रकार, इसे सच बताने से रोको, जेल में डालो। बिहार के लोगों की नजर लालू प्रसाद यादव की सेहत पर है। उनकी सेहत के लिए दुआएं की जा रही हैं। आज उनकी सेहत बिगड़ गई, इसलिए पटना से दिल्ली लाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राहुल गांधी और अन्य कई नेताओं ने तेजस्वी यादव को फोन कर लालू प्रसाद यादव का हाल लिया है और उनके लिए अच्छी सेहत की कामना की है। हालात स्टेबल है और आप लोग सब लोगों की जानकारी में पहले से ही होगा कि किडनी और हार्ट का शुरू से ही इलाज जो है दिल्ली में चलता रहा है। तो बाकायदा एम्स में चलता रहा है और जो डॉक्टर जो देखते रहे हैं, जिनको लालू जी के मेडिकल हिस्ट्री का और इलाज का, ट्रीटमेंट का सारा जानकारी पता है, प्राप्त है,
तो वहीं हम लोगों की राय बनी कि वहाँ ले जाकर के इनकी इलाज जो है वहीं कराया जाए, ट्रीटमेंट कराया जाए। लालू यादव की बिगड़ी तबीयत में पहले से अब सुधार है, पर बेहतर इलाज के लिए पटना से दिल्ली के एम्स का रुख किया। डॉक्टर बता रहे हैं कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव की हालत स्थिर है। पटना के अस्पताल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लालू यादव से मिलने पहुंचे। दिल्ली जाएंगे और सब तरह का टेस्ट कराएंगे और उन लोगों से ही इतना ही नहीं, नीतीश कुमार से पहले अश्विनी चौबे, शाहनवाज हुसैन, मंगल पांडे जैसे नेता अस्पताल आए। मंगलवार को पीएम मोदी ने तेजस्वी से बात करके बेहतर इलाज को लेकर उनकी जरूरतें पूरा करने का आश्वासन भी दिया था। कल प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था और जब से एडमिशन हुआ है अस्पताल में तब से मुख्यमंत्री जी लगातार फॉलोअप भी ले रहे थे। सभी मंत्री से लेकर राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन लोगों ने भी चिंता जताई है और वो सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लालू जी स्वस्थ हो। 2 दिन पहले लालू यादव अपने घर में सीढ़ियों से गिर गए थे, जिससे कंधे में फ्रैक्चर हुआ था और कमर में चोट आई थी, जिसके बाद उनको पटना के अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा था। नहीं, तबीयत अच्छी है और बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है पिछले 2 दिनों में। बात कर रहे हैं, फैमिली से मिल रहे हैं, बिल्कुल बात कर रहे हैं। फैमिली मेंबर्स हैं और कई लोगों से और भी मिले हैं। कल अश्विनी चौबे साहब भी आए थे, उनसे भी मुलाकात हुई है। अब एम्स में डॉक्टरों की पूरी एक टीम की देखरेख में उनका उपचार शुरू होगा। उम्मीद कि जल्द ही वो पूरी तरह स्वस्थ हों। पटना से मनीष कुमार के साथ नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।